उत्तर प्रदेश में चुनावी राजनीति अब गर्मा चुकी है। राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी चुनावी गोटियां बिछा रही हैं। दूसरे दलों के नेताओं को तोड़फोड़ की कोशिशें शुरू हो चुकी हैं, जिसमें बीजेपी ने आज कांग्रेस के नेता और पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद को पार्टी में शामिल कर लिया है। अब सवाल यह है, जितिन प्रसाद 20 साल तक कांग्रेस का हाथ थामे रहे तो आज बीजेपी में अचानक क्यों चले गए? माना यह जा रहा है कि जितिन प्रसाद कांग्रेस से इसलिए नाराज थे कि उनको पार्टी ने प्रदेश का ब्राह्मण चेहरा नहीं बनाया। ब्राह्मणों को लामबंद करने के लिए जितिन प्रसाद ने ब्राह्मण चेतना मंच बनाया है, जिसको कांग्रेस ने खास तवज्जो नहीं दी। कांग्रेस में 2 साल से कोई स्थायी अध्यक्ष नहीं है। जितिन के करीबियों का कहना है कि केंद्रीय नेतृत्व तक अपनी बात पहुंचाने में उनको दिक्कत हो रही थी। ये वो जितिन है जो राहुल की कोर टीम का हिस्सा माने जाते रहे। फिर आपको याद होगा कि कांग्रेस में असंतुष्टों के G23 ग्रुप में जितिन प्रसाद भी शामिल थे, जो चाहते थे कि पार्टी में अंदरूनी चुनाव की प्रक्रिया हो। हालांकि G23 में होने के बावजूद कांग्रेस ने उन्हें पश्चिम बंगाल में प्रभारी बनाकर भेजा था, जहां पर वो लड़े और चुनाव में जो गति कांग्रेस की हुई वो किसी से छिपी नहीं है। 0 सीटें कांग्रेस को आई हैं। अब बीजेपी एक खानदानी कांग्रेसी नेता को अपनी पार्टी में ले आई है, तो सवाल यह है कि क्या वो अगले चुनाव में बीजेपी को फायदा पहुंचा पाएंगे? अगर इतने ही फायदेमंद थे तो कांग्रेस को फायदा क्यों नहीं पहुंचा पाए? आपको मेरे सहयोगी पंकज झा और आशीष कुमार सिंह की ये रिपोर्ट देखनी चाहिए, जिससे आप समझ पाएंगे कि जितिन का कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाना दरअसल किसके लिए ज्यादा नुकसानदायक है। सवाल यह है कि किस दल में जा रहा और क्यों जा रहा। मगर राष्ट्रीय दल के नाम पे अगर आज भारत में कोई दल है तो भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस का हाथ झटका और बीजेपी की कमलनामी ओढ़ ली। पीयूष गोयल जी बुके देके आपका स्वागत करें। कांग्रेस में ब्राह्मण समाज के हक की आवाज उठाने का दावा करने वाले जितिन प्रसाद बाकायदा बीजेपी वाले हो गए। बीजेपी को ब्राह्मण चेहरे की तलाश थी और जितिन को सत्ता वाली राजनीति के प्रसाद। दोनों ने एक दूसरे को अपना लिया। भारतीय जनता पार्टी वो माध्यम बनेगा, वो सशक्त संगठन, देशव्यापी इतना संगठन, इतना मजबूत नेतृत्व जो आज देश को जरूरत है। मैं इस वक्त ज्यादा बोलना नहीं चाहता, मेरा काम बोलेगा। जितिन प्रसाद कभी राहुल के नवरत्नों में शामिल होते थे। मनमोहन सरकार में युवा चेहरों में शुमार थे, लेकिन पिछले कुछ समय से कांग्रेस के अंदर नाराज चल रहे थे और G23 वाले गुट में शामिल थे। वहीं से निकले और चुपके से बीजेपी में आ गए। अगर आज कोई इस देश में असली माने में कोई राजनीतिक दल है जो संस्थागत इंस्टीट्यूशनल दल है, वो भारतीय जनता पार्टी है। बाकी दल तो व्यक्ति विशेष और क्षेत्र के हो गए। बीजेपी में जितिन प्रसाद को शामिल करने के पीछे अगले विधानसभा चुनावों का सियासी समीकरण है। यूपी में ब्राह्मण वोट करीब 10% है, इसीलिए हर पार्टी इस वक्त ब्राह्मणों को रिझाने में जुटी है। बीजेपी के पास उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण चेहरों की कमी है। जितिन प्रसाद ब्राह्मण चेतना मंच के जरिए ब्राह्मण हक की बात करते रहे। अब बीजेपी जातियों में सबसे ऊपर रखे जाने वाले ब्राह्मण समुदाय के एक नेता को कांग्रेस से तोड़कर अपने लिए नई संभावनाएं तलाश रही है। युवा नेता, जमीन से जुड़े हुए नेता, लोकप्रिय नेता और जिनकी प्राथमिकता समाज सेवा रही हो, जिनको देश के प्रति प्रेम हो, उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिनका बहुत बड़ी भूमिका आगे मैं देख पा रहा हूं। यूपी में ब्राह्मणों का वोट भले मायने रखता हो, लेकिन जितिन प्रसाद का खास राजनीतिक आधार नहीं दिखता। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में जमानत जब्त हो गई थी। 2017 के विधानसभा चुनाव में भी वो हार गए थे। हाल के पश्चिम बंगाल वाले चुनाव में कांग्रेस ने प्रभारी बनाया था, लेकिन इनकी मेहनत ऐसी रंग लाई कि पार्टी सीटों के लिहाज से 0 में विलीन हो गई। अब जो कांग्रेस एक अदद सांसद या विधायक नहीं बना सकी, उससे जितिन प्रसाद कब तक जुड़े रहते? जितिन प्रसाद का कहना है कि अब बीजेपी में वो समाज सेवा कर सकते हैं।
अगर आप अपने लोगों के उपयोग नहीं आ सकते, उनके सहायता के लिए आप मौजूद नहीं हो सकते और आपके इस लायक नहीं हैं कि आप अपनी जनता के हितों की रक्षा कर पाएं, तो वो मुझे महसूस होने लगा कि मैं वो कांग्रेस पार्टी में नहीं कर पाऊंगा। सत्ता बहुत सुंदर होती है, उसमें सब अच्छा ही अच्छा नजर आता है। जब मनमोहन सिंह की सरकार थी और जतिन प्रसाद माननीय मंत्री थे, तब से अब तक दिल्ली में यमुना और लखनऊ में गोमती का पानी बहुत बह गया है। जतिन प्रसाद जिस प्रधानमंत्री मोदी को मुंगेरी लाल के हसीन सपने वाले नेता बताते थे, आज उनकी अगुवाई में ही समाज सेवा का मौका पाकर धन्य हो गए। मोदी ने कहा कि हम प्रधानमंत्री की दौड़ में नहीं है। हम तो कह रहे हैं, वो तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, वो कहीं दौड़ में है नहीं और जनता भी उन्हें आईना दिखा रही है। अगर आज इस देश हित में कोई दल और कोई नेता सबसे उपयुक्त और मजबूती के साथ खड़ा है देश हित में, तो भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। अब जतिन प्रसाद उसी प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़ते हुए अपने लिए बेहतर भविष्य के सपने देख रहे हैं। वैसे ज्यादा दिन नहीं हुए जब बीजेपी की संस्कृति उनको बेगानी लगती थी। जिस सोच और जिस कार्यशैली से भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है, वो बंगाल के जनता के हित में नहीं, उसके संस्कार और संस्कृति से कतई मेल नहीं खाता है। अब बीजेपी को जतिन की जरूरत है तो पार्टी ने उनको माफ कर दिया। वैसे भी चुनाव से ठीक पहले नेताओं की उछलकूद शुरू हो जाती है। 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले यूपी कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष रीता बहुगुणा जोशी बीजेपी में शामिल हो गई थी। 2014 में रीता बहुगुणा को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में हराया था। 2017 चुनाव से पहले ही बीएसपी से स्वामी प्रसाद मौर्य भी बीजेपी में चले गए थे। अब इस चुनाव से पहले पाला बदलने का शुभारंभ उत्तर प्रदेश में जतिन प्रसाद ने कर दिया, तो कांग्रेस वही कह रही है जो अपने नेताओं के जाने पर पहले से कहती आ रही है। अगर कोई व्यक्ति पार्टी छोड़ता है तो विश्वासघात नहीं तो और क्या है। और मैं समझता हूँ उस नेता का क्या चरित्र, जो कुछ दिन पहले अखिलेश यादव जी के साथ भोजन करते हों और आज वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लेते हों। पिछले साल ज्योतिरादित्य सिंधिया और अब जतिन प्रसाद, राहुल के इर्द गिर्द रहने वाले इन दो नेताओं ने साथ छोड़ दिया और तीसरे नेता सचिन पायलट नाराज चल रहे हैं। कांग्रेस राम भरोसे है और बीजेपी दूसरे नेताओं का बोनस जोड़ रही है। विडंबना देखिए, जिस बीजेपी को ब्राह्मण और बनियों की पार्टी बोला जाता था, उस बीजेपी के पास कोई बड़ा ब्राह्मण चेहरा नहीं था। उनको जतिन प्रसाद को ब्राह्मण बनाकर बताकर पार्टी में लेना पड़ा और इनके सहारे वो अपनी नैया को अब पार लगाना चाहते हैं। एक तरफ यूपी में जाति का गणित बिठाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ जाति और धर्म की राजनीति हैंडपंप तक पहुंच गई है। जी हां, नल पर गदर मचा है यूपी में। बात उत्तर प्रदेश की कर रहा हूं मैं, सहारनपुर की, जहां एक हैंडपंप को उखाड़ा गया, उस पर हिंदू मुसलमान, अगड़ा पिछड़ा, दलित और अगड़े सब आमने सामने आ गए। बीजेपी कांग्रेस हर पार्टी राजनीति करने लगी। बात सिर्फ एक हैंडपंप को हटाए जाने की थी। साफ समझ में आता है कि यूपी में चुनाव आ चुके हैं। एक हैंडपंप उखड़ा और बात जय श्री राम के उद्घोष तक चली गई। कोरोना काल में सामाजिक दूरी की दरकार थी, लेकिन वोट की ललकार ऐसी हुई कि अलग अलग पार्टियों के नेता सड़क पर उतर आए। सियासत के इस बवाल ने मामूली से हैंडपंप के विवाद को सांप्रदायिक रंग दे दिया और अब इस इलाके में तनाव है। यहाँ लगा हुआ था दुकान, उन्होंने ये 13-14 में खरीदी थी, लेकिन अब इनका ये कहना है, इनके सामने दिक्कत क्या थी, जो शिकायत करता उनके सामने दिक्कत ये थी, उनका ये कहना है कि यहाँ पर उनको अपनी अगर दुकान खोलनी थी तो हैंडपंप होने की वजह से वो सीढ़ी भी नहीं बना सकते थे, चढ़ने की कोई जगह नहीं थी। दरअसल ये हैंडपंप एक दुकान के बाहर लगा था। दुकानदार को इस हैंडपंप के चलते परेशानी आ रही थी, लिहाजा उसकी शिकायत पर प्रशासन ने हैंडपंप हटवा दिया। इधर हैंडपंप हटा, उधर नेताजी को इसमें राजनीति नजर आने लगी। कांग्रेस के स्थानीय नेता पूरे दल बल के साथ पहुंच गए और हैंडपंप दोबारा लगाने की मांग करने लगे। मैं चाहता हूं ये नल
पुणे लगे और पुणे लोग यहाँ का मेरे क्षेत्र के लोग पानी पीए। जब तक नल का मेरे से कोई आश्वासन नहीं मिलता तब तक मैं यहाँ नहीं। जब तक प्रशासन की तरफ से इस हैंडपंप को पुनः लगवाने का कोई आश्वासन नहीं दिया जाता तब तक हम लोग यहाँ पर हैं। प्रशासन ने हैंडपंप दोबारा लगवाने का आश्वासन देकर कांग्रेस नेताओं को वापस भेजा, लेकिन अगले ही दिन बजरंग दल के कार्यकर्ता वहां पहुंच गए और नारों के बीच हैंडपंप दोबारा लगाने का विरोध करने लगे। मुद्दे की मलाई सबको चाहिए तो बहती गंगा में भीम आर्मी ने भी धरना देकर हाथ धो लिए। उनकी मांग भी दोबारा हैंडपंप लगवाने की है। प्रशासन को समझ नहीं आ रहा हैंडपंप लगाए या ना लगाए। इधर भी मुसीबत उधर भी। ये सब चल ही रहा था कि पीड़ित दुकानदार ने भी हैंडपंप लगाने पर पलायन की धमकी दे दी और अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए दूसरे वर्ग को वहां पर उकसाया, धरना दिया, उसके बाद में प्रशासन पर दबाव बनाया। ऐसा नहीं है कि इस इलाके में पहली बार हैंडपंप हटाया गया है, पहले भी ऐसा हो चुका है। एक दुकानदार का कारोबार हैंडपंप से प्रभावित हो रहा है। अब इसे हटाने में किसी को क्या दिक्कत है, लेकिन हैंडपंप के सहारे ही सही नफरत फैलाकर कुछ लोग वोट बैंक की खेती करने में जुटे हैं। आखिर चुनाव जो सिर पर ठहरा। तो ये तो रही बात यूपी की, जहां पर बीजेपी का शासन है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।